अल्लाह, ये सईद साहब भी ना कभी भी मुझे फ्री नहीं होने देते, अपने काम लेके बैठ जाते हैं। रिता ने अपनी माँ को पता नहीं क्या कुछ बता दिया होगा। अल्लाह, पता नहीं, सारी बातें सुन सकती थी मैं। आंटी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम यहाँ क्यों आई हो? आंटी मैं आपकी बेटी हूँ। बेटी अपनी माँ से मिलने तो आ सकती है ना? मेरी एक ही बेटी है, हर एक को मैं अपनी बेटी मानती भी नहीं। आंटी आप भले मुझे अपनी बेटी समझें या ना समझें, मैं तो आपको अपनी खाला जैसी समझती हूँ। छोड़ो, बड़ी ही खाला समझती हूँ। और मेरी बेटी के साथ क्या किया तुमने? अरे अरे रफिया बेटा, तुम कब आई? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। हम लोग तो रात को ही आने वाले थे, मगर क्या? क्या अगर मगर? तुम्हारा मुंह था कि तुम यहाँ आती? आधी रात को हमारी बच्ची को तुम लोगों ने घर से निकाल दिया और हम तुम्हें अपने घर में आने देंगे? आंटी रात बहुत ज्यादा हो गई थी, इसलिए हमने सोचा हम सुबह चले जाएंगे, तब तक आपका गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा और बात भी सुलझ जाएगी। तुम्हारी ये गलत फहमी है। गुस्सा ठंडा नहीं हुआ हमारा और ना ही कोई बात सुलझी है, समझे तुम? रफिया बेटा अंदर चलो ना, मैं तुम्हें रिदा से मिलाऊं और तुम्हें एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी भी सुनानी है। चलो। बिल्कुल नहीं, इन्हें किसी किस्म की कोई खुशखबरी नहीं सुनाएंगे हम। कसम खुदा का, सारी रात से हमारी बच्ची तड़प रही है। अगर बात करनी है ना तो सीधे तरीके से यहीं बिठाकर पूछें इससे कि क्या मसला था। ठीक है आंटी, आप जैसा कहती हैं वैसा ही होगा। मैं आपकी बैठ के पूरी बात सुनती हूँ। बेहतर यही होगा कि जो भी बात करनी है यहीं पे करो। रिदा आराम कर रही है। अरे नहीं भाभी, वो जाग रही है। आओ रफिया, आ जाओ। आए ना भाभी, आप भी आ जाइए। डॉक्टर साहब बेड नंबर 3 वाला पेशेंट सीरियस है, आप उसको देख लें पहले। वो जो क्रिटिकल था? जी वही पेशेंट है। चलो। भाभी मैं आपकी बहनों जैसी हूँ, अब आप मेरी तरफ तो देखें। अच्छा आप मेरी तरफ तो देखें और मुझे ये बताएं क्या बात है। देखें, आपके दिल में जो भी गलतफहमी है हम लोग उसे दूर कर लेंगे। मैं तो आपको रात को भी रोकती रही, मैं रात को रोकती रही आपको कि इस तरह घर छोड़ के नहीं जाते। भाभी आपने मेरी एक नहीं सुनी। रिदा, रिदा बेटा देखो, रफिया तुमसे मिलने आई है और एक तरह से ये अब इस घर में मेहमान भी आई है। प्लीज बात करो ना उससे। माँ, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। मुझे लगता है ज़ैनब यहाँ भी इन दोनों को मेरे सामने बात नहीं करने देगी। मैं बाहर जाकर सुनती हूँ। भाभी मैं चाय बना कर ले आती हूँ। रफिया बेटा बताओ, चाय पियोगी या कॉफी, और साथ में क्या नाम? आंटी एक कप चाय ही काफी है। बस बेटा 2 मिनट दे दो, अभी चाय बनवा कर लाती हूँ। मिर्जान नाराज मत होना, एक्चुअली मेरा गुस्सा वक्ती था और होना भी चाहिए, सच में। अब मुझे तुम पर कोई गुस्सा नहीं है। देखिए भाभी, ये मेरी बेटी जैसी है, घर चल कर आई है तो इसका मान तो रखूंगी मैं। देखो बेटा, जो भी बात हुई है समझाओ रिता को और इसे मनाकर वापस घर ले जाओ। जी मैं इन्हें लेने आई हूँ और लेकर ही जाऊंगी। अच्छा, मैं जल्दी से चाय लेकर आती हूँ। अच्छा भाभी, आपके दिल में जो भी बात है आप पहले मुझे बताएं और अपने दिल की सारी भड़ास निकाल लें, फिर मैं आपको बताऊंगी कि असल बात क्या है। असल बात सिर्फ इतनी है कि आपका भाई मेरे साइम का कातिल है। कत्ल किया है उसने मेरे साइम को। दानियाल मेरे साइम का कातिल है?
मेरे साइम का कातिल दानियाल? भाभी, आपको गलत फहमी हुई है। भाई क्यों साइम का कत्ल करेंगे? वो तो साइम को जानते भी नहीं थे। कोई गलतफहमी नहीं हुई। और इसे गलतफहमी क्यों होगी? रिधा, अभी तुम यही कह रही थी ना कि मेरे साइम को दानियाल ने मारा है। बताओ रिधा, मेरे साइम को किसने मारा है? मुझे बताओ। भाभी भाभी हौसला करें, रफिया से पूरी बात तो सुन ले। हो सकता है कि रिधा को कोई गलत फहमी हो गई हो। माँ, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। भाभी भाभी आपको वाकई गलत फहमी हुई है। मैं आपको असल बात बताती हूँ। तुम चुप करो रफिया। तुम अपने भाई के बारे में सच क्यों बोलोगी? रिधा, तुम बताओ मुझे सच बताओ, सच क्या है? मेरे बेटे को, तुम्हारे प्यार को किसने मारा है? बताओ रिधा मुझे। ताई अम्मी, मैं आंटी, वो महज एक इत्तेफाक था। जिस रात साइम की डेथ हुई, स्नैचर्स ने उसे शूट किया था। भाई इत्तेफाकन उसी सड़क से गुजर रहे थे और अम्मी की बहुत तबीयत खराब थी। मैं भाई को बार बार कॉल्स कर रही थी। भाई फिर भी साइम की मदद के लिए उतरे, लेकिन पुलिस के सायरन की आवाज सुनकर भाई घबरा गए और उन्हें खौफ हुआ कि पुलिस वाले इस मामले में कहीं उन्हें मुलव्विस ना समझें और वो अम्मी तक ना पहुंच सके, इसीलिए वो वहां से चले गए। भाभी, इसके अलावा भाई की और कोई गलती नहीं है। तुम्हारा भाई वहां से गुजरा नहीं होगा, बल्कि उसने मेरे साइम को, मेरे बेटे को खुद अपने हाथों से शूट किया होगा। रिधा, बताओ मुझे, यही हुआ था ना? यही सच है ना? रिधा, तुम्हें साइम की कसम, बताओ मुझे सच क्या है? ये लॉकेट, माँ, ये लॉकेट साइम ने मुझे गिफ्ट किया था हमारी पहली रात को। वो यही लॉकेट बनवाने गया था माँ। ये लॉकेट मुझे दानियाल के खून आलूद कोट से मिला है। आप खुद बताएं, आप बताएं मुझे, क्या मतलब है इस बात? क्या मतलब समझूं मैं इस बात? मैं ये ना समझूं कि आप झूठ कह रही हैं। मैं यकीन कर लूं आपके भाई पे या आप पर? मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। आप सब लोग झूठे हैं, सब लोग झूठे हैं। ये लॉकेट? हाँ माँ, यही लॉकेट। हाँ, ये लॉकेट तो मेरे साइम ने तुम्हारे लिए बनवाया था। सईद! 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 सईद, मेरे बेटे का कातिल मिल गया! सईद! सईद, मेरे बेटे का कातिल मिल गया! प्लीज प्लीज इनको बोलो यहाँ से चली जाओ। मैं किसी की कोई बात नहीं सुनना चाहती, किसी से कोई बात नहीं करना चाहती। इनको बोली चली जाओ, प्लीज प्लीज चली जाए यहाँ से। नहीं, मैसेज नहीं करता हूँ, कॉल ही करता हूँ। हाँ, उसने अगर मेरी कॉल रिसीव नहीं की तो फिर मैसेज कर दूंगा। अब क्या करूं? ज़ैनब आंटी को कॉल करता हूं। अगर मेरे पास तो ज़ैनब आंटी का नंबर ही नहीं है। चलो आपा से लेता हूं। रफिया, आप?
रिदा से मिलने आई होंगी। क्या हुआ आयजा? अगर तुम्हें भाई के दुख का पता चल गया तो प्लीज अभी अंदर मत जाना। आयजा, अंदर मामला बहुत बिगड़े हुए हैं। अच्छा, मैं तो यहाँ रिदा को ही समझाने आई थी। ये तो भाई का फोन है, वो भी परेशान हो रहे होंगे। जी भाई, जी ठीक है। हाँ, आप घर जाएं, मैं बस आ रही हूँ। आप जा रही हो? हाँ, मैं जा रही हूँ। अच्छा, मैं फिर रिदा से बात करके आपकी तरफ ही आऊंगी। आप जाओ। चलो ठीक, जैसे तुम्हारी मर्जी है। सही साहब जल्दी से बाहर आए। सही साहब जल्दी से बाहर आए। तो सही साहब भी ना वॉशरूम में इतनी देर लगाते हैं। सही साहब, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जल्दी बाहर आ जाए। बनी हुई और वो बाहर नहीं आ रहे। सही साहब, दिल तो चाह रहा दरवाजा तोड़ दूं। ऐसी क्या क़यामत टूट पड़ी नसीमा कि तुम वॉशरूम का दरवाजा पीट रही हो? क़यामत ही तो आ गई है सही साहब। हमारे साइम के कातिल का पता चल गया। व्हाट? ये क्या कह रही हो तुम? सही कह रही हूँ सही साहब। ये देखिए, ये वही चेन और लॉकेट है ना जो साइम ने वेडिंग पर दिया था रिदा को। देखिए, गौर से देखिए इसे। उसने ये लॉकेट हम सबको कितनी खुशी खुशी और कितने फख्र से दिखाया था। बड़ा खूबसूरत बने। जाहिर है मैंने दिया। खूबसूरत तो हो गई। डायमंड, वेरी एक्सपेंसिव। मेरी दुल्हन से कीमती तो कुछ नहीं है ना। बस मेरी ख्वाहिश थी कि अपनी दुल्हन को एक खास तोहफा दूं। मैंने खुद डिजाइन करवाया। कैसा है पापा? बहुत खूबसूरत। अल्लाह तुम दोनों को इसी तरह हमेशा खुश रखे। वाकई बहुत खूबसूरत। हमारे साइम का कातिल कोई और नहीं, दानियाल है। दानियाल ने मेरे साइम को कत्ल किया है। ये कैसे हो सकता है नसीमा? हमारे साइम को दानियाल ने कत्ल किया है। दानियाल, कहाँ जा रही होती जल्दी में? यार रफिया का फोन आया घर से। मैं जा रहा हूँ घर। परेशान लग रही थी। क्या कह रही है? पता नहीं, बस रोई जा रही थी। समझ नहीं आया। अल्लाह खैर करे। मैं चलूं तुम्हारे साथ? आ जाओ। अच्छा, ये फाइल है, मैं सिस्टर को दे के आता हूँ। ठीक है, मैं नीचे वेट कर रहा हूँ। रिदा, तुम हिम्मत और हौसले से काम लो। तुम तो हिम्मत वाली लड़की हो। ना इमोशनल होके मत सोचो, थोड़े ठंडे दिमाग से सोचो। भला ऐसे कैसे हो सकता है? मैं दानियाल को बचपन से जानती हूँ।
वो ऐसा नहीं है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। तुम अपने बचपन के दोस्त की गवाही मत दो। आंखों से देखा कभी झूठ हो सकता है, मगर मुझे जो प्रूफ मिला है वो झूठ हो ही नहीं सकता। वो लॉकेट जो साइम ने मेरे लिए बनवाया था वो मुझे दानियाल के कोट से मिला है। कहीं और से मिलता तो मैं शायद समझती कि मुझे कोई गलत फहमी हो रही है, मगर मुझे खुद वो दानियाल के कोट से मिला है। रिदा, क्या पता वो तुम्हारे लॉकेट जैसा कोई और लॉकेट हो और गलती से उसकी। हो ही नहीं सकता। वो लॉकेट मेरे साइम ने मेरे लिए खुद डिजाइन किया था। तुम भी वो लॉकेट देखोगी ना तो तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि वो लॉकेट बिल्कुल अलग था। वो आम लॉकेट है ही नहीं, वो किसी और के पास हो ही नहीं सकता। साइम चाहता था कि वो लॉकेट हमेशा हमेशा मैं अपने पास रखूं, सिर्फ अपने पास, अपने से कभी जुदा ना होने दूं। लेकिन तुम्हारे दोस्त ने उसको मुझसे। अच्छा, काम डाउन रिदा, तुम टेंशन ना लो। रुको, पानी पियो तुम। रिदा, आयजा बेटा, मैं जरा भाभी को जाके देखूं। साइम की बातों ने और लॉकेट के जिक्र ने उनको काफी परेशान कर दिया है। वो गुस्से में गई थी बाहर। मैं सईद भाई को और भाभी को देख कर आती हूँ। पानी पियो तुम, ये लो। मुझे नहीं पीना। अच्छा, टेंशन ना लो। अब चुप क्यों खड़े हैं आप? ऐसे बुत बनकर क्यों खड़े हैं? उस कातिल के कातिल होने का सबूत उसकी जेब से मिला है। वो लॉकेट दानियाल की जेब से निकला है। साइम हमारा इकलौता बेटा था, उसने हमारे साइम को मारा, हमारे जिगर को मारा। क्यों नहीं समझ आ रही आपको बात? क्यों नहीं समझ रहे आप मेरी बात? चले आप मेरे साथ, अभी FIR कटवाएं आप। सीमा, मुझे कुछ सोचने दो। अभी भी आप सोचेंगे? दानियाल ने हमारे साइम का कत्ल किया है, रिदा ने अपने मुंह से बताया है, और आप कह रहे हैं मैं सोचूंगा? सही साहब, सारे सबूत हैं हमारे पास, इसीलिए वो घर छोड़कर आई है। जब उसे पता चला कि दानियाल साइम का कातिल है तो वो एक मिनट उस घर में रुक नहीं पाई, और आप बाप होकर सोचने का टाइम मांग रही। क्या हो गया सईद आपको? आपके सीने में दिल है, पत्थर नहीं था। वो दिल जो सिर्फ अपने बेटे के लिए धड़कता था। प्लीज नसीमा, प्लीज मुझे परेशान ना करो, सोचने दो मुझे। अरे तुम क्या समझती हो, मैं ये खबर सुनकर परेशान नहीं हुआ, दिल दहल गया है मेरा। मुझे संभलने तो दो। अरे तुम्हें क्या पता पहले मैंने कैसे खुद को जर्रा जर्रा इकट्ठा करके खड़ा किया था। जवान बेटे की मैयत को कब्र में उतारना कोई आसान काम नहीं होता। भूला नहीं हूं मैं, लेकिन दानियाल साइम का कातिल, ये बात मुझे समझ नहीं आ रही। मुझे समझने तो दो। आप बैठकर सोचते रहें कि क्या करना है। मैं जा रही हूं था। साइम मेरा बेटा था, मैं दानियाल को जेल की सुलाखों तक पहुंचा कर रहूंगी, समझे आप? भाभी, जितना आप परेशान हैं, जितना आपको दुख है, उतना ही हमें भी दुख है। सईद भाई सही कह रहे हैं, हमें जो भी कदम उठाना है सोच समझ कर उठाना है। ज़ैनब, साइम मेरा बेटा था, बेटा। भाभी, मेरा भी वो बेटा था। नहीं ज़ैनब, वो तुम्हारा बेटा नहीं था। अगर तुम्हारा बेटा होता तो आज मेरी तरह तुम भी तड़प रही होती। मैं तड़प रही हूं, आप क्या समझती हैं? मेरे सीने में दिल ठहरा हुआ है। मेरी आंखों में देखें, क्या आपको मेरी आंखों में साइम का दुख नजर नहीं आता? ये अल्लाह, ये कैसा इम्तिहान है, कैसी आजमाइश है।
अम्मी, आपका अंदाजा बिल्कुल ठीक था। नसीमा आंटी ने बात को बहुत नेगेटिव बना दिया। आप यकीन करें, जब उनके कान में भाई का नाम पड़ा उन्होंने बहुत शोर मचाया। मैं आपको बता नहीं सकती वो कैसे रिएक्ट कर रही थी, और आंटी ज़ैनब को तो उन्होंने बोलने तक नहीं दिया। और अम्मी, रिदा के दिल में भाई के लिए शक की ऐसी गिरा बन चुकी है कि वो तो किसी की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। हाँ बेटा, तुम ठीक कह रही हो। रिदा के दिल में जो ये शक की गिरा बन गई है बेटा, इतनी जल्दी नहीं खुलेगी। कि बेटा जिस जगह मोहब्बत बहुत ज्यादा होती है ना, वहां शक शैतान की तरह कब्जा कर लेता है। अम्मी, अल्लाह ना करे कि रिदा के दिल से भाई की मोहब्बत रुखसत हो। आमीन बेटा, आमीन। बस अल्लाह हमेशा इन दोनों की मोहब्बत को कायम रखे। लेकिन बेटा, परेशानी की बात तो है ना। अम्मी, आप ना किसी तरह से ज़ैनब आंटी से बात कर लें। मुझे यकीन है कि वो हमारी बात समझ जाएंगी। मैंने देखा है, जब नसीमा आंटी बहुत ज़्यादा शोरगुल कर रही थी, भाई को बुरा भला कह रही थी, तब भी ज़ैनब आंटी बड़े तहम्मुल से खड़ी थी। उन्होंने मुझसे एक बार भी कुछ नहीं कहा। वो तो मेरी बात सुनना चाहती थी, लेकिन नसीमा आंटी ने उन्हें मेरी बात नहीं सुनने दी। अम्मी, आप एक दफ़ा उन्हें फ़ोन तो करें। देखो रफिया, तुम फिर जल्दबाजी से काम ले रही। मैं इस वक्त उनको बिल्कुल फ़ोन नहीं करूँगी। बेटा मुझे कुछ सोचने का मौका तो दो ना। अम्मी, अगर नसीमा आंटी ने ज़ैनब आंटी का भी दिल बुरा कर दिया तो? नहीं बेटा नहीं, ज़ैनब का दिल कभी बुरा नहीं होगा। मैं उसको देख चुकी हूँ, वो ऐसी औरत नहीं है। वो बहुत समझदार है। वो हर मुमकिन कोशिश करेगी कि उसकी बेटी का घर बर्बाद ना हो। बड़े हिकमत के साथ उसको आबाद रखने की कोशिश करेगी। वालेकुम अस्सलाम। रफिया, बैठो बेटा। क्या बात है? वालेकुम। परेशान लग रही थी। भाई, आपको अम्मी बताती हैं। कुछ नहीं बेटा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। अल्लाह खैर करेगा। चलो रिदा, मैं चलती हूँ। तुम सोचो इस बारे में। कुछ देर यहाँ रहना है तो यहाँ ही रह लो, लेकिन मैं दोबारा आऊंगी। शायद फिर तुम मेरी बात थोड़ी ठंडे दिमाग से सुनो और तहम्मुल से उसे समझने की कोशिश भी करो। वहां से ये सोच कर आई थी कि अब मैं कभी वहां नहीं जाऊंगी। और तुम भी सुन लो, अगर आइंदा तुम सिर्फ दानियाल की दोस्त बनकर यहाँ आओ तो मत आना। मैं समझूंगी मेरी भी कोई दोस्त नहीं। रिदा, तुम बैठो बैठो बेटा, बैठो। इतनी टेंशन क्यों ले रही हो तुम? इस तरह तो तुम बिस्तर पर पड़ जाओगी। अरे बिस्तर पे क्या, ये तो हॉस्पिटल भी पहुंच जाएगी। डॉक्टर ने सख्ती से इसे मना किया है कि स्ट्रेस लेना इसके लिए अच्छा नहीं है। आंटी, क्या मतलब हॉस्पिटल? इसकी इतनी तबीयत खराब हो गई थी, हॉस्पिटल गई है? बेटा, रिदा मां बनने वाली है। क्या आंटी, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। हाँ बेटा, अल्लाह की मर्जी देखो कि अच्छी खबर के साथ उसने हमें एक दुख के इम्तिहान में भी डाल दिया है। अल्लाह करे हम इस इम्तिहान में पूरे उतरे। बहुत जल्द ये इम्तिहान की घड़ी गुजर जाएगी आंटी। आंटी, ये बात दानियाल को पता है या रफिया आपा को? अच्छा आंटी, मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी मम्मी पापा के साथ। आपने भी टेंशन नहीं लेनी। नसीमा आंटी और सईद अंकल को हम समझाएंगे। ठीक है बेटा, भाईजान से कहना कि उनकी बहन बहुत परेशानी में उनका इंतजार कर रही है, जल्द आ जाए। जी आंटी। भाई,
भाई आपने मुझे क्यों नहीं बताया उस लॉकेट के बारे में? आखिर वो आपकी जेब में आया कैसे? फिर तुम भी मुझ पर शक कर रही हो क्या? भाई मैं आप पे शक नहीं करी, मैं आपसे सिर्फ पूछ रही हूँ। मुझे वाकई नहीं पता कि वो लॉकेट मेरी कोट की जेब में कैसे आ गया और कहाँ से आ गया। दानियाल, उस रात क्या हुआ था फिर से याद करो। मैं जब भी वो रात सोचने की कोशिश करता हूँ ना, ऐसा लगता है जैसे मेरा दिल फट जाएगा। मैं याद ही नहीं करना चाहता यार, प्लीज। बेटा, अल्लाह के हुजूर तुम्हारा एहसास नदामत जरूर तुम्हारी सिफारिश करेगा और तुम्हारी बेगुनाही साबित हो जाएगी बेटा। लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल है बेटा। सिकंदर की तरह हर कोई तुमसे पूछेगा, आखिर ये लॉकेट तुम्हारी जेब में आया कैसे? भाई सोचें आप, वरना रिदा की मोहब्बत आपको कभी नहीं मिलेगी। आपके और रिदा के दरमियान जुदाई आ जाएगी। अब दानियाल और रिदा के दरमियान कभी जुदाई नहीं आ सकती, क्योंकि कुदरत ने इन दोनों को हमेशा मिलाए रखने वाले को भेज दिया। किसे भेज दिया? मुबारक हो दानियाल, तुम बाप बनने वाले हो। क्या? वाकई? वाकई। रफिया आंटी, आप दोनों को भी बहुत बहुत मुबारक हो। क्या कह रही हो तुम? मेरे अल्लाह, ये तेरा करम है, तेरी ही मेहरबानी है बेटा। तुम्हारे एहसास नदामत ने रब की रहमत का दरवाजा खटखटा ही दिया ना बेटा। उसकी तवज्जो से अब तुम्हारे सारे मामलात खुद ही तय हो जाएंगे। भाई बहुत बहुत मुबारक हो। मैं अभी रिदा के पास जा रहा हूँ और मुझे कोई नहीं रोकेगा। मैं जा। दानियाल, इस वक्त तुम्हारा वहां जाना मुनासिब नहीं है। तुम मेरे मम्मी पापा के साथ चले जाना। ज़ैनब आंटी ने उन्हें आज बुलाया है। हौसला। सही साहब, चाय। ये मुल्की सियासी उतार चढ़ाव की खबर नहीं है सही साहब, जिसे सुनकर आप परेशान होकर कमरे में पड़े रहेंगे और थोड़ी देर बाद सब ठीक हो जाएगा। ये आपके बेटे के कातिल की मिल जाने की खबर है, जिसे आप जानते हैं। आपके हाथ उसकी गिरेबान की बजाय अपनी आंखों पर क्यों है? क्या सोच रहे हैं आप? सोच रहा हूं कि अगर खुदा ना खास्ता ये बात सच भी हो तो सबसे ज्यादा नुकसान तो रिदा का ही हुआ ना। पहले भी उसी का सुहाग उजड़ा और अब भी उसका घर बर्बाद होगा। अभी भी आपको रिदा की फिक्र है? अपने बेटे के नाहक खून और मेरी ममता की तड़प की कोई परवाह नहीं है आपको? देखो नसीमा, इस तरह मत सोचो, बल्कि कुछ देर के लिए रिदा को फरिया की जगह पे रखो। बस चुप हो जाए। मेरी फरीहा को रिदा के साथ मिलाने की जरूरत नहीं है। आप अल्लाह ना करे मेरी फरीहा के साथ ये सब हो। देखो, तुम फरिया को ये कभी नहीं बताओगी कि दानियाल। क्यों नहीं बताऊंगी? वहां पहुंचते ही जैसे फरीहा मुझे कॉल करेगी, मैं उसे जरूर बताऊंगी कि तुम्हारे भाई का कातिल दानियाल है। सही साहब, आप बेहिस हो सकते हैं, मैं और फरीहा कभी बेहिस नहीं हो सकते। मैं अपने बेटे के कातिल को कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। अभी भी रिता की फिक्र है इनको।
देखो बेटा, वो लोग वहां कुछ भी कहेंगे, मगर आपको सर झुका के उनकी बात सुननी। वो लोग आप पर गुस्सा भी कर सकते हैं और गुस्से में आपको कुछ बुरा भला भी कह सकते हैं, मगर हमारा वहां खामोश रहना ही बनता है। अंकल आप सही कह रहे हैं। अम्मी भी मुझे कल से यही समझा रही हैं, और सच पूछे तो मैंने भी उनसे कोई बात सिर्फ इसलिए नहीं की क्योंकि मुझे डर था कि कहीं मैं उनकी किसी बात का कोई गलत जवाब ना दे दूं। नहीं दानियाल बेटा, तुम हो ही नहीं ऐसे, और मुझे यकीन है कि उनकी ये गलतफहमी जल्दी दूर हो जाएगी। बेगम, आप भी वहां हिकमत अमली से काम लेना, आपको गुस्सा बहुत जल्द आ जाता है। मैं जिन बातों पर गुस्सा करती हूँ ना, वो कुछ और होती हैं यार साहब। ऐसे संजीदा मामलात को संभालना जानती हूँ मैं। एक बेटा है मेरा, एक बेटी है मेरी। आप फिक्र ना करें, दानियाल मेरा बेटा है। मैंने बचपन से इसे सिकंदर की तरह ही चाहा है, और इसका घर बसाने जा रही हूँ मैं। परेशान ना हुआ। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। चलो दानियाल, चलते हैं। रिदा, जी तायबू। बेटा तुम थोड़ा सा सब्र करो, मुझे असल मामलात का पता लगा लेने दो। देखो, मैं नहीं चाहता कि किसी के साथ भी कोई ज्यादती हो। बेटा, अगर दानियाल कसूरवार है तो तुमसे मैं ये बाप बन के वादा करता हूं कि उसे कभी माफ नहीं करूंगा, उसे उसके अंजाम तक पहुंचाऊंगा। लेकिन बेटा, अगर दानियाल बेकसूर है तो फिर तुम भी उसे दिल बड़ा करके माफ कर देना। बेटा, घर बड़ी मुश्किल से बसते हैं और उजाड़ने में सिर्फ 1 मिनट लगता है। 1 मिनट। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, कभी कोई गम न दे बेटा। एक तो सईद भी ना हर बात मुझसे छुप कर करते हैं। अब देखिए ना भाभी, अकेले रिदा को लेकर बैठ गए हैं। पता नहीं मासूम बच्चे क्या बोलते हैं। और सईद, उनको तो बहलाना फुसलाना खूब आता है। मगर ज़ैनब, तुम सुन लो, अगर तुमने दानियाल को माफ किया तो तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। बड़ी मुश्किल से दिल कड़ा करके अपने बेटे के दुख को भुलाया भाभी मैंने, और दिल बड़ा करके आपको वापस लेकर आई। पहले भी आप मुझे दुख देकर गई थी। खुदा के वास्ते अब ऐसा ना कीजिएगा। भाभी, पहले भी आपको हमारी तरफ से बदगुमानी थी। पहले भी जो कुछ हुआ वो अल्लाह की तरफ से इम्तिहान था, और अब भी जो कुछ हो रहा है ये उसकी तरफ की आजमाइश है। और पहले भी हमने आपको दुख नहीं दिए और ना हम देंगे। भला हम आपको दुख देने के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? आप तो हमारी अपनी है। ज़ैनब, सारे अपने पराये होने में सिर्फ 1 मिनट लगता है। देखा नहीं रात से हम पर कैसी क़यामत टूटी है। मैं अपने बेटे के कातिल को कैसे माफ करूं? ये तो साइम के कत्ल को भूल जाने के बराबर होगा भाभी। सईद भाई रिदा को कोई अच्छी बात ही बता रहे होंगे, पूछ रहे होंगे उससे कि असल मामला क्या है। वो रिदा को जो समझाएंगे मैं अच्छी तरह जानती हूँ, और मैं नहीं चाहती कि वो रिदा को कुछ भी समझाए। और रिदा समझे भी क्यों? रिदा के साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ है भाभी। उसके शौहर का कातिल उसका शौहर बन गया। ज़ैनब भाभी, अगर रिदा दानियाल के साथ वापस गई तो मैं जिंदगी भर आपको माफ नहीं करूंगी, बता रही हूँ मैं आपको। भाभी,
अल्लाह को जो मंजूर, बस ये दुआ करें कि हमसे किसी के लिए बुरा ना हो। बेटा मैं बात करता हूं उन लोगों से, बल्कि ऐसा करता हूं अयाज साहब से मिलता हूं और दानियाल को भी वहीं बुलवा लूंगा मैं साइम का खून माफ नहीं कर सकती ताया जान, किसी सूरत नहीं। साइम का खून तो मैं भी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं, कभी नहीं। वालेकुम सलाम भाई ना पादे। बहन इतनी परेशान थी तो मैं कैसे ना आता। ज़ैनब परेशान हुआ करो, अल्लाह सब ठीक कर देगा। तुम यहाँ? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई यहाँ आने की मेरे बेटे के कातिल? एक कदम भी आगे मत बढ़ाना, यहीं रुक जाओ। तुम्हारी शक्ल देखकर इस वक्त जो मेरे दिल में नफरत आ रही है तुम सोच भी नहीं सकते। अभी इसी वक्त यहाँ से दफा हो जाओ। इसे आने दो नसीमा, अभी इसका जुर्म साबित नहीं हुआ। आप मेरे दुश्मनों से मेरे बेटे के कातिल से बात करेंगे? इसे समझाओ कुछ जाकर। सही साहब, ज़ैनब को हमारे साथ आने दें, ताकि जो बात होगी वो ज़ैनब के सामने होगी तो बेहतर होगा। ठीक है ज़ैनब, तुम भी आ जाओ, बैठो, आओ। पहले हम आपस में बात करेंगे, फिर मिलते हैं रिदा से, फिर उससे बात करें। अम्मी आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, आप अपनी टेंशन को थोड़ा कम करें। बेटा टेंशन कैसे खत्म कर सकती हूँ? मेरा तो दिल यूं लगता है जैसे हल्क से बाहर आ जाएगा। बहुत परेशान हूं मैं, इतनी देर हो गई है उनको गए हुए, पता नहीं क्या हो रहा होगा वहां। अम्मी भाई अकेले तो नहीं गए ना, उनके साथ अयाज अंकल और नफीसा आंटी भी तो गई हैं। ये लें आप दवाई खाएं सबसे पहले। देखो रफिया, ये जो घर के मामलात होते हैं ना, ये बंद मुट्ठी में रेत की तरह होते हैं। दाना खास्ता दानियाल का मामला हमारे हाथ से निकल ना जाए। मुझे ये फिक्र है कि अगर सईद भाई ने भी नफीसा की तरह का गुस्सा दिखाया और तहम्मुल से दानियाल और अयाज भाई की बात ना सुनी तो क्या होगा? मी आप बिला वजह परेशान हो रही हैं, भाई सब संभाल लेंगे। अब आपने दवाई खा ली है, अब आप आराम करें। मैं भाई को मैसेज करके पूछती हूँ और देखती हूँ वहाँ के हालात क्या हैं, ठीक है? अच्छा ना, मैं पूछती हूँ भाई से। अम्मी आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, आप प्लीज थोड़ा रिलैक्स करें। मैं पूछती हूँ भाई से।
देखिए ना, वो पहले ही बहुत परेशान है। अगर उन्हें आपको पता चलेगा तो वो और परेशान हो जाएंगे। क्या आप उन्हें परेशान करना चाहती हैं? नहीं नहीं, मैं हरगिज उसकी परेशानी में इजाफा नहीं करना चाहती बेटा, बल्कि मैं तो चाहती हूँ कि उसके सारे दुख सुख में बदल दूं। या अल्लाह, अल्लाह मेरी तमाम खुशियां मेरे बेटे के नाम लिख दे। या अल्लाह करम कर दे उसमें। या अल्लाह मेरे बेटे की खुशी दे। चलिए मैं देखती हूँ, मेरा फोन किचन में पड़ा हुआ, तो अब आप आराम करें, ठीक है? रिता, बेटे तुम्हें याद है ना, साइम तुम्हें कितनी शिद्दत से चाहता था, कितना प्यार करता था तुमसे। उसकी सांसें तुम्हें देखकर चलती थी। उसकी खुशी सिर्फ रिदा थी, सिर्फ रिदा। उसके प्यार की सिर्फ इतनी वक़्त थी कि हम उसके कातिल को माफ कर दें। देखो मेरी जान, कि लोग लाख चाहे, दानियल का लाख साथ दे, उसके ऐप पर पर्दा डालने की लाख कोशिश करें, जितने मर्जी झूठ बोल रहे, तुम किसी बात पर यकीन नहीं करोगे। कोई हमारा साथ दे ना दे, मेरी तरफ देखो, हम एक दूसरे का साथ देंगे। हम दोनों मिलकर अपने हाथों से दानियाल के लिए फांसी का फंदा तैयार करेंगे। करेंगे ना? जी ताईजान, मैं साइम के कातिल को कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। और साइम के कातिल को मैं कभी तुम्हें माफ करने भी नहीं दूंगी, कभी माफ नहीं करने दूंगी। मेरी जान, क्या तुम नहीं चाहती साइम की तड़पती रूह और मेरी ममता को सुकून मिले? क्या साइम की मोहब्बत को तुम दानियाल की मोहब्बत के बदले कुर्बान कर दोगी? नहीं ताई अम्मी, कभी नहीं। ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? तो फिर ठीक है, तुम मुझे प्रॉमिस करो, तुम उनमें से किसी से नहीं मिलोगे। वो लाख तुम्हारी मिन्नतें करें, फोन करें, तुम्हारे आगे हाथ बांधे, तुम्हारे पांव को भी इवन हाथ लगाएं, तुम किसी की बात पर यकीन नहीं करोगे। करोगी ना ऐसे? जी ताई अम्मी। मुझे प्रॉमिस करो, आज जो भी फैसला होगा तुम मेरा साथ दोगे। जी ताई अम्मी। यार तुम तो मसीहा थे, तुम तो इंसानियत की खिदमत करने का आज़म लेके डॉक्टर बने थे, तो फिर आपके सामने एक मजबूर और तन्हा इंसान बेबसी में मर रहा था, तो तुम उसे छोड़ के चले गए।
अंकल, मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मानता हूँ मैं माफी के लायक नहीं हूँ। हालांकि मैं तो उसे बचाने के लिए आया भी था उसके पास। तभी तो मेरे कोट में उसके खून के निशान और वो चेन मेरी जेब में भाग गिरी थी। उसी वक्त मुझे मेरी बहन का फोन आया और अम्मी का हार्ट अटैक का सुन के और पुलिस के सायरन को सुन के मुझे लगा कि अगर मैं यहाँ पे और रुका तो पुलिस केस में मैं अंदर हो जाऊंगा और मैं अपनी बीमार माँ के पास पहुंच नहीं पाऊंगा। सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। गलती हो गई, भूल हो गई तुमसे। अरे मेरा बेटा तो तुम्हें मदद के लिए बुलाता रहा और तुम उसे मौत के हवाले करके चले गए। शायद अल्लाह के नजदीक साइम के लिए दानियाल की मदद मंजूर न थी। उसका वक्त आ गया था, इसलिए दानियाल के दिल पे पर्दा पड़ गया। दानियाल बेहिस नहीं है। हम लोग अपनी दानिस्ता खताएं भी अल्लाह की रजा के खाते में डाल देते हैं अयाज साहब। प्लीज मुझे माफ कर दें अंकल, प्लीज। नहीं, मैं इस बारे में अभी कुछ नहीं कह सकता। सुबह से तो मैं ये अपने आप को समझाता रहा कि तुमने देखा उसके साथ डकैती हो रही है और तुम अपना मुंह फेर कर चले गए, लेकिन तुमने तो उसे जानबूझ के मौत के हवाले कर दिया। ये बात मैं इतने आराम से नहीं भूल सकता। नहीं भूल सकता मैं। अंकल प्लीज। तुमने अभी मुझे सारा सच खुद तो बताया है। देखो, तुम मेरे बेटे के कातिल ना सही, लेकिन उसकी मौत के जिम्मेदार तो हो ना तुम। इससे पहले कि मैं ये सब भूलकर कोई और फैसला कर बैठूं। आंटी आप तो जानती हैं। तुम अभी तक गए नहीं? जब पुलिस को बुलाऊं फिर जाओगे? दानियाल, अब हमें वापस जाना चाहिए। मैं जरा रिदा से मिला। रिदा से किसी का कोई ताल्लुक नहीं। आंटी मुझे एक बार रिदा से बात तो करने दें प्लीज। तुम रिदा के लिए मर चुके हो, यही कहा है रिदा ने। बहन, कुछ तुम ही तो कीजिए ना। मेरी बहू अगर यहाँ होती, कितनी बलाएं लेती उसकी, पढ़ पढ़ के उस पर फूकती मैं। उसके माँ बनने का सुनकर मैं कितनी खुश होती, प्यार करती उसको, सदके देती उसके। अम्मी, आपकी पढ़ी हुई आयतों का असर उसे वहां भी अपने हसार में रखेगा और आपके दिए हुए सदके उसके सर पर से बलाओं को उतारता रहेगा। ये मुझे मेरी माँ ने दिए थे जब मैं माँ बनने वाली थी, जब तुम्हारे आने की इत्तला हमें मिली थी। तो अब आप ये कंगन रिदा को पहनाना चाहती हैं? तो इसमें परेशानी क्या है अम्मी? जल्दी रिदा भाभी घर आ जाएंगी तो आप अपने हाथों से उन्हें पहनाइएगा। 1 हफ्ता हो गया है, ना वहां से कोई आया है
ना ही कोई इत्तला आई है। और दानियाल ने भी तो अपने आप को कमरे में बंद कर रखा है। हौसला रखें अम्मी, अयाज अंकल अपनी कोशिशों में लगे हुए हैं और सईद अंकल को तो उन्होंने काफी हद तक समझा लिया है। हाँ, अयाज भाई का ही एहसान है हम पे। वरना नसीमा तो तुल गई थी दानियाल को पुलिस के हवाले करने के लिए। अम्मी आप बस दुआ करें कि आयशा रिदा को समझा ले। पता नहीं रिदा का दिल इतना क्यों सख्त हो गया दानियाल के लिए। वो तो किसी की बात सुन ही नहीं रही है। मैंने उसको कितनी दफा फोन किया है, फोन ही नहीं अटेंड कर रही वो। अम्मी वो नसीमा आंटी के जेरे असर है, शायद इसीलिए। ठीक कह रही हो तुम बेटा जाओ, जाके दानियाल को खाना दो। जी अम्मी। रिदा बेटा उठ के नमाज पढ़ लो। चलो शाबाश। जो अपने दुख में नमाज को भूल जाता है ना, इब्लीस उसकी मोहब्बत को नफरत में बदल देता है। दानियाल साइम का कातिल नहीं, बाकी अल्लाह उसकी भूल को माफ करने वाला है। मेरी भूल कभी माफ नहीं करेगी और मैं उसकी दी हुई सजा सह रहा हूं, और सजा मिलनी भी चाहिए मुझे। मैं कोई बेकसूर तो नहीं। भाई अब आप इतने बड़े भी मुजरिम नहीं हैं। अच्छा ठीक है, हम लोग कल भाभी से मिलने चलते हैं। वो बात ही नहीं करेगी मुझसे। मैंने काफी मैसेजेस किए उसको, लेकिन उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। सिकंदर और आयजा से तो रोज मिलती है वो भी यही कह रहे थे कि वो माफ नहीं करेगी मुझे। भाई सब ठीक हो जाएगा। अब हम लोग कल उनसे मिलने जाएंगे और उनसे कहेंगे कि जो भी सजा देनी है दे दें, हमें बीच में मत लटकाएं। भाई मैं आपको इस हाल में नहीं देख सकती। मैं आपकी खातिर भाभी की मिन्नतें भी कर लूंगी। छोड़ो, सुनो मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ अभी। सुबह कुछ ऑपरेशन किए थे, उन मरीजों को देखना है मुझे। भाई इस वक्त अभी तो बहुत देर हो गई है। मुझे अपने फर्ज से गफलत नहीं करनी रफिया। आपके कोर्ट में वो लॉकेट कैसे आया? सॉरी मेरे दोस्त, पुलिस आ रही है। वो तुम्हें ले जाएगी। तुम बस उठे रहो, उठे रहो, बस आंखें खोली रखो अपनी। वो आ रही है, तुम्हें ले जाएगी। मैं बल्कि एम्बुलेंस को कॉल करता हूँ। आई एम सॉरी, मेरी माँ को मेरी जरूरत है। आई एम रियली सॉरी मेरे दोस्त। आई एम सो सॉरी। एम्बुलेंस आ जाएगी, फिक्र मत करो। जागे रहो। समझ आ गई मुझे, ये वो लॉकेट मेरे कोट की जेब में गिरा कैसे था। जाके बात करूंगा मेरे दादा से। हाँ फरीदा बोलो। मम्मी मैं यहाँ दिन रात अंगारों पे लौट रही। गलती हो गई मुझसे। मैं कुछ दिन और पाकिस्तान रुक जाती।
मामा ये शख्स एक कदम भी हमारे घर में न रख पाए, और रिदा से कहे तलाक ले इस शख्स से, वरना धक्के देकर निकालें इसे भी हमारे घर से। तुम फिक्र मत करो फरीहा, मैंने रिदा से यही बात की है। तुम देखती जाओ, दानियाल को मैं जेल की सुलाखों के पीछे पहुंचा कर रहूंगी। और रिदा को तो दानियाल से तलाक लेनी ही होगी। तलाक? फरीहा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, बंद करो फोन। रिधा तलाक नहीं लेगी। अस्सलाम वालेकुम। आंटी प्लीज मुझे एक मौका दे, मैं मेरी बात करवा दें, सब कुछ ठीक हो सकता है आंटी, प्लीज समझ लें। तुम यहाँ क्यों आए हो? रिदा, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, मेरी बात सुन। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। जब मैंने सिकंदर भाई और आयशा को कह दिया था कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी, फिर यहाँ क्यों आए हो? क्यों नहीं? मैं तुम्हारे पास आने का हक रखता हूँ, शौहर हूं तुम्हारा मैं। नफरत है मुझे तुमसे, इतनी नफरत कि तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ भी जुड़ता है तो मुझे अपने आप से भी नफरत हो जाती है। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मैं ये ताल्लुक खत्म करना चाहती हूँ। रिधा, ये क्या कह रही हो तुम? माँ, मैं ठीक कह रही हूँ। मुझे इस शख्स से अपना हर रिश्ता खत्म करना है। मुझे तलाक चाहिए। तलाक? अभी जो लफ्ज मुंह से निकाले, क्या वो ठीक थे? मैंने ऐसा क्या कह दिया माँ? ये बात जानती हो ना तुम कि अल्लाह तुम्हें कितनी बड़ी नेमत से नवाजने वाला है। माँ बनने वाली हो तुम, और ये वक्त ऐसी बातों का नहीं होता। माँ, आप मेरे गम को महसूस करिए और आप मुझे बताएं कि क्या मैं उस शख्स के साथ रह सकती हूँ? मुझे उससे साइम के खून की बू आती है। बेटा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मुझे आपकी कोई बात सुननी ही नहीं है ना माँ। आप प्लीज मुझे कुछ मत समझाएं, मुझे कुछ मत समझाएं, क्योंकि मैं आपकी कोई बात नहीं सुनने वाली। मैं आपको बताए दे रही हूँ, अगर आपने मुझे ज्यादा मजबूर किया तो मैं अपने साथ खुद कुछ कर लूंगी। रिधा, तुम अपने होश खो बैठी हो। क्या हो गया है तुम्हें? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इस तरह से अपने होश खोगी। क्या यही मेरी तरबियत है? यूं तुम अल्लाह की रहमत से मायूस होगी? माँ, तो फिर मैं क्या करूं? बेटा, इन दिनों में तो ऐसी बातें मत करो। और क्या तुम नहीं जानती, जब तक तुम्हारा ये बच्चा इस दुनिया में नहीं आ जाता, तुम्हें तलाक नहीं हो सकती। और उस वक्त तक अल्लाह से रुजू करो। हो सकता है कोई बेहतर रास्ता निकल आए। अच्छा वक्त बीत चुका माँ, अब मेरी जिंदगी में कभी अच्छा वक्त नहीं आएगा, कभी नहीं। अपने बच्चे के बारे में सोचो रिधा, उसकी खुशियां महसूस करने की कोशिश करो। क्या तुम्हें अपनी धड़कनों में उसकी धड़कनें सुनाई नहीं देती? उसकी धड़कनें महसूस करो, फिर देखो तुम्हारी ममता कैसे जागती है। बस अल्लाह पे भरोसा करो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। प्लीज, मैंने कहा ना, अब बस करो, वरना रिधा मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। अच्छा, मैं नमाज पढ़ने जा रही हूँ और मैं देख रही हूँ रिधा के तुम्हारी नमाजें भी छूटती जा रही हैं। बेटा, नमाज को अपनाओ, इससे सुकून मिलता है। अल्लाह का जिक्र ही तुम्हें सीधी राह दिखाएगा।
इतना क्यों परेशान हो रहे हैं? आपने जो भी किया है बिल्कुल ठीक किया है। बल्कि आपको तो उससे इतनी नरमी से बात करनी ही नहीं चाहिए थी। जब हमें पता चल चुका है कि वो हमारे बेटे का कातिल है, तो उससे बात करने की जरूरत क्या थी? तुम नहीं जानती नसीमा, कुछ काम हिकमत से करने पड़ते हैं। जिनसे नफरत हो उनसे हिकमत या मोहब्बत कैसी? वो अब हमारी रिदा का शौहर भी है। वो हमारे साइम का कातिल भी है। मुझे लगता है कि वो सच कह रहा है। मैंने उसकी आंखों में देखा है नसीमा, वो ऐसा लड़का नहीं है। साइम की मौत में उसका कोई हाथ नहीं, सिवाय इसके कि वो मेरे बेटे को मरता हुआ वहां छोड़कर खुदगर्जी से चला गया। क्या उसका फर्ज नहीं था कि वो मेरे बेटे को बचाता, हॉस्पिटल लेकर जाता? दानियाल की जगह कोई और होता तो कभी हमारे बेटे की रुककर बात भी ना सुनता। क्या तुम जमाने को नहीं जानती? मेरा दिल नहीं मानता सईद साहब, वो कहानी सुना रहा है बस। मेरे बेटे का मुजरिम वही है। अभी वो मुजरिम नहीं है नसीमा, अभी उस पे सिर्फ इल्जाम है। सही या गलत होने का 50-50 चांस है। अच्छा, आपने अपने घर में खुद ही अदालत लगाई? लोग आएंगे, अपनी कहानी सुनाएंगे और आप अपना फैसला सुनाएंगे उनको? मेरा बेटा नहीं रहा, उसके कत्ल की बात हो रही है, क्या मैं अदालत लगा सकता हूँ? आपको सिर्फ सजा सुनानी चाहिए। मुझे सोचने दो नसीमा, अभी तो मैं खुद परेशान हूँ। जब मेरा दिल किसी बात पे मुतमिन होगा तब मैं कोई फैसला करूंगा। सोचते रहिए। आपसे तो समझदार रिदा है जो अपना फैसला कर चुकी है। रिदा क्या फैसला कर चुकी? वही जो उसे करना चाहिए। मैं पूछ रहा हूँ क्या फैसला किया है रिदा ने? उससे पूछे बगैर, उससे कोई मशवरा भी नहीं किया और उसने कोई फैसला भी कर लिया? मुझसे मशवरा किया था उसने। यकीनन तुमने कोई अच्छा मशवरा नहीं दिया होगा उसे। वो दानियाल से तलाक लेना चाहती है। क्या? तलाक? हाँ, तलाक।